दोस्तों नमस्कार। इस वक्त दुनिया के निशाने पर भारत है और दुनिया की अगुवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनसे सबसे ज्यादा करीबी एक वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। 2017 के चुनाव को याद कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह बात आज भी आ जाए कि अमेरिकी चुनाव में जाकर भारत के प्रधानमंत्री ने बकायदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और 8 बरस के बाद भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि अब अमेरिका की किस कंपनी को भारत में जाकर फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। यानी कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में किसी भी कॉरपोरेट के फैक्ट्री लगाने तक को अगर निर्देश देने लग जाए तो फिर मान लीजिए यह टकराव के चरम की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएगी अभी से कोई कह नहीं सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है। इस वक्त अमेरिका के निशाने पर भारत है, डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत की अर्थव्यवस्था को ही निशाना बनाने की सोच चुका है अमेरिका, तो जरा यह भी समझना होगा उसने जिस प्यादे को हाथ में लिया है वो पहला प्यादा पाकिस्तान है। उसके बाद उसने मिडिल ईस्ट के भीतर घुसकर उन संभावनाओं को उभारा है जो अमेरिका के हिस्से में जाए, लाभ अमेरिका को मिले, यानी पुरानी रीत बदल जाए। उस दायरे में सीरिया भी है। सीरिया के आतंकवादी संगठन और आतंकवादी भी हैं। सारी परिस्थितियों को एक झटके में अमेरिका बदलना चाहता है, लेकिन सवाल इस वक्त भारत का है। सवाल इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था का है। भारत की इकोनॉमी बढ़ती हुई परिस्थितियों के बीच अमेरिका के साथ खड़ी थी, लेकिन इस वक्त अमेरिका ठीक उल्टी दिशा में देख रहा है। और यह परिस्थिति पहली बार इस तर्ज पर उभरी है कि अमेरिका को कहना पड़ गया भारत अपना भला खुद देख लेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल की कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक से उन्होंने कहा, आपको भारत में जाकर फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भला करना भी चाहते हैं तो उतना ही भला कीजिए जितने ग्राहक भारत के भीतर हैं, यानी उससे ज्यादा एप्पल फोन भारत में नहीं बनने चाहिए। यह एक चेतावनी है या आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका की एक ऐसी व्यापारिक कूटनीति है जिसके दायरे में एक साथ चीन भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है और इजराइल भी आ रहा है। इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष नेतान्याहू के भी हाथ इस वक्त बांध दिए हैं अमेरिका ने। भारत तो निशाने पर है ही। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं और वह कतर पहुंचते हैं और दोहा में शाही महल में वहां पर डिनर की व्यवस्था होती है, तो एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो तस्वीर भारत से जुड़ी है। उस तस्वीर में दिखाई देने वाले शख्स मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन। यानी जिस दौर में विपक्ष की राजनीति भारत में यह नारा लगा रही है कि मोदी सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, उसमें से एक शख्स अंबानी ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं, ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हैं, डिनर साथ बैठकर होता है, चिंतन मनन भी होता है। और जो रईसों की कतार है उसमें सिर्फ एक मुकेश अंबानी की मौजूदगी और दूसरे ब्रिटेन के एक रईस शख्स की मौजूदगी, इससे हटकर कोई तीसरा नहीं। और बाकी कतर की सरकार, वहां का शाही मिजाज, सब कुछ मौजूद है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में क्या मुकेश अंबानी का ट्रंप से मिलना उस वक्त जब भारत विरोधी नीतियां
सीज फायर से लेकर अब एप्पल तक को लेकर खुले तौर पर ट्रंप रखने से चूक नहीं रहे हैं। और आज भी उन्होंने दोहराया कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया, नहीं करवाते तो लाखों की जान जाती और जरूरी है बिजनेस करना, व्यापार करना। इसीलिए सीरिया को भी उन्होंने सीख दी, वो चाहे अलकायदा का जिक्र हो, चाहे आईएसआईएस का जिक्र हो। भूल जाइए उन तमाम चीजों को, नए सिरे से सोचिए, बैठिए और इजराइल के साथ भी बेहतरीन संबंध बनाइए। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर रही है जिसमें भारत कहां पर खड़ा होगा और आने वाले वक्त में कौन सी दिशा होगी। खास तौर से तब जब बीते 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का साथ रहा। अब रास्ता क्या है? तो क्या मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि बनकर वहां पहुंचे, या फिर इस दौर में कॉरपोरेट के भीतर, भारत के कॉरपोरेट के भीतर एक हलचल है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर अमेरिका ने भारत के व्यापार से हाथ खींच लिया और जिस तर्ज पर ट्रंप चल निकले हैं, और इस ट्रंप की परिस्थितियों के साथ साथ जो चीन ने चिताया है समूची दुनिया को, पाकिस्तान के साथ जो भारत युद्ध की दिशा में बढ़ रहा था, उसमें चीन के संकेत खुले तौर पर दुनिया के सामने यही उभरे, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है और आप हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। यानी चीन के भीतर जो प्रोडक्शन होता है उसे आप होने दीजिए। दुनिया भर की कंपनियां जो चीन छोड़कर जा रही हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे। यह भी मान ले कि चीन में बना हुआ माल ही दुनिया के बाजार में बिकेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीन ही करता है और उसके भीतर उसकी अपनी इकोनॉमी और अपनी राजनीति और अपनी कूटनीति, उस दायरे में अमेरिका ने भी उससे समझौता कर ही लिया। तमाम सवालों के बीच हमें लगता है सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर मुकेश अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात की है। उसके बाद हर उस पन्ने को खोला जाएगा जो आप समझ पाएं कि इस दौर में भारत की जरूरत खास तौर से खुद के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर क्यों बढ़ी है। और जब खुद प्रधानमंत्री मोदी नारा लगाते हैं यही वक्त है, सही वक्त है, तो इस वक्त अगर देश को नहीं संभाल पाए तो स्थितियां क्यों नाजुक होगी। और जिस कॉरपोरेट के आश्रय वो खड़े हैं, अगर वो कॉरपोरेट का शख्स प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर नहीं गया, यानी मुकेश अंबानी की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन के तौर पर दोहा में नजर आई हाथ मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो स्थितियां कितनी नाजुक है ये सिर्फ तस्वीरों के आश्रय नहीं बल्कि आपको सुनाएंगे ट्रंप ने कहा क्या। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए। कतर के अमीर की मौजूदगी और लुसेल पैलेस के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हुए मुकेश अंबानी। इसमें कोई दो मत नहीं कि मुकेश अंबानी यानी रिलायंस की कंपनियां दुनिया के 100 देशों में मौजूद है, अलग अलग तरीके से। 60 देशों में तो रिलायंस के जरिए कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो रहा है। और अगर इन परिस्थितियों को देखें अमेरिका के साथ खड़े हुए, तो तेल का बिजनेस मुकेश अंबानी की रिलायंस से जुड़ा हुआ है। और याद कीजिए पिछले दिनों जब राष्ट्रपति बनने के बाद एक झटके में
ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदेगा, जो भी तेल खरीदेगा उस पर 25% यानी 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। रिलायंस ने खरीदना बंद कर दिया। ऑयल टू रिटेल, जो एक रिटेल की परिस्थिति होती है, उसमें गैसोलाइन अमेरिकी मार्केट में रिलायंस बेचता है और कतर इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है उसने इस अंबानी के रिटेल वेंचर में तकरीबन $1 बिलियन इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो आप पहली नजर में कह सकते हैं क्या यह बिजनेस की स्थिति है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल, रिफाइन, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, डिजिटल, इन तमाम जगहों पर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फार ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, तमाम जगहों पर मौजूदगी अंबानीज की नजर आएगी। तो अगला सवाल यह भी होगा, क्या एक व्यापारी की मुलाकात एक व्यापारी से हो रही है, एक बिजनेसमैन की मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई है? खास तौर से दुनिया के सामने जब टैरिफ वार की परिस्थिति में अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया है, युद्ध नहीं, अब व्यापार होगा और व्यापार के आश्रय ही दुनिया की संपत्ति बढ़ेगी। तो क्या भारत इस दौर में सीज फायर और उससे पहले पाकिस्तान को लेकर जो निशाने पर ले आया गया और उसमें अमेरिका की दखल जिस तौर पर उभरी, उसमें भारत की अपनी संप्रभुता का भी तो संकट है। लेकिन अगर व्यापार की दृष्टि से परखना शुरू करें तो हमें लगता है सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि दोहा में बकायदा बिजनेस कॉरपोरेट के समूह के बीच बैठकर भाषण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। उनका कहना है, मैंने कल टिम कुक यानी एप्पल ग्रुप के सीईओ टिम कुक से बात की और मैंने कहा कि टिम, हम आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप $500 अरब की कंपनी बना रहे हैं, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति एप्पल ग्रुप के सीईओ को कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाओ। और उसके बाद वो कहते हैं, अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है, वहां बेचना मुश्किल है। भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का वादा किया है। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हमने तुम्हारे चीन में बनाए कारखानों को बरसों तक सहन किया, अब हम नहीं चाहते हैं कि आप भारत में बनाओ। भारत खुद का ख्याल रख सकता है, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अमेरिका में बनाओ। खुले तौर पर भारत न जाने की परिस्थिति उस बीच में जब एप्पल ग्रुप ने भारत में बहुत इन्वेस्ट किया, और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना दिल्ली से लगे हुए ग्रेटर नोएडा में बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन वो खरीदेगा, इसका जिक्र भी पिछले दिनों उन्होंने किया। भारत के भीतर तमिलनाडु और कर्नाटक में 3 कंपनियां हैं, फॉक्सकॉन, वेस्टर्न और पिएट्रॉन। इन तीनों के जरिए वो भारत में आईफोन बनाता है। और इन सब के बीच अगला सवाल यह है कि क्या इस तरीके से अमेरिकी कंपनियों को अब ट्रंप भारत आने से रोकेंगे, जब चीन संदेश दे चुका है कि उससे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं, उसकी ताकत से कोई बड़ा ताकतवर नहीं, और वो उसका कहना है कि उसने दिखला दिया है। समझने वाले दुनिया में समझ चुके हैं। मैक्रोन भी अपने राफेल की गिनती कर रहे हैं। ये मैसेज अपने तौर पर चीन उस बाजार को दे रहा है जो चीन के बाजार को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में जा रहा है, और उसमें भारत सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद वियतनाम है। ये तमाम परिस्थितियां बनती चली आ रही, और इन सब के बीच ट्रंप आते हैं और कहते हैं, टिम कुक, आप भारत नहीं जाएंगे। And we have Apple, as you know, is coming in.
And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. There will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here. ट्रंप का यह कहना भारत की इकोनॉमी पर सीधे हमला है। ट्रंप का यह कहना भारत की अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रयास है। यह क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीते एक बरस में अगर ध्यान दीजिए, मार्च 2024 से मार्च 2025 तक एप्पल ने भारत में तकरीबन $22 बिलियन के आईफोन बनाए भारत में ही, यानी तकरीबन 1,88,000 करोड़ के आईफोन भारत में बने। और अमेरिकी बाजार में जो आईफोन बिका उसमें 50% भारत के बने हुए आईफोन थे। लेकिन अमेरिका इस दौर में बिल्कुल अलग रास्ते पर है। सबसे बड़ी डील उन्होंने अगर की तो फिर यह मिडिल ईस्ट ही है। जिक्र बार बार हो रहा है सऊदी के साथ, कतर के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, और जो कतर के साथ डील हुई है उसमें 100 लाख करोड़ 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील हुई है। इसमें बोइंग विमान भी है, हथियारों की खरीद भी है, नेचुरल गैस भी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी भी है। और ये परिस्थितियां पलटते पलटते क्या भारत के कॉरपोरेट को अब संकट में डाल रही है, जिसने दुनिया के अलग अलग बैंकों से, खास तौर से अमेरिकी बैंकों से भी जो पैसा उठाया हुआ है और मल्टीनेशनल कंपनी बनकर दुनिया में जो भी धंधा कर रहे हैं, क्या उसमें एक यह मुलाकात जो मुकेश अंबानी की ट्रंप के साथ हुई वह सिर्फ बिजनेस डील के तौर पर हुई, या फिर भारत को लेकर और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका पर आश्रित होकर अपनी नीतियों को बना रहे थे और उन नीतियों पर चलते हुए भारत को दुनिया में अग्रणी देशों में खड़ा करने की सोच रहे थे, उसे झटका दे दिया गया? तो अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई मुकेश अंबानी के जरिए अब पुल बनाया जा रहा है? और अगर यह पुल बनाने की दिशा की मुलाकात नहीं है तो फिर क्या संबंध उस टूट के कगार पर पहुंच चुके हैं जहां अगला निशाना भारत का शेयर बाजार नहीं हो जाए, यहां पर आने वाला इन्वेस्टमेंट ना रुक जाए? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह परिस्थिति क्यों एक झटके में बनी है? और भारत इस दौर में क्या वाकई अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर इतना निर्भर होता चला गया? और यह परिस्थिति पहली बार बतला रही है कि अमेरिका अगर अपनी व्यापार के लिए सब कुछ बदलने को तैयार है, क्योंकि जब उसने सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंधों को हटाया, वहां के राष्ट्र प्रमुख से हाथ मिलाए, गले मिले, तो क्या कहा? इजराइल के साथ रिश्ते आप सामान्य कर लीजिए, यानी इजराइल के नेतान्याहू के हाथ भी उन्होंने बांध डाले। सारे विदेशी आतंकवादियों को सीरिया छोड़ने का आदेश दे दीजिए, फिलिस्तीन आतंकियों को देश से बाहर निकाल दीजिए, इस्लामिक स्टेट को फिर से सक्रिय होने से रोकिए, आईएसआईएस को लेकर और उससे जुड़े जो हिरासत केंद्र हैं उसकी जिम्मेदारी आप संभाल लीजिए। यह मैसेज दरअसल इस बात का है कि जो पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर भारत सक्रिय हुआ, तो क्या भारत इस बात को समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान के भीतर जो टेररिज्म और उसकी जमीन है उसके पीछे एक वक्त अमेरिका रहा है? ओसामा बिन लादेन का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे एक बड़े आतंकवादी संगठन के तौर पर उभार में आया, यह अलग मसला है। फिर वो अमेरिका की गिरफ्त से भी बाहर हो गया, और जो घटना 9/11 की हुई वो कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन ट्रंप काल में वो तमाम परिस्थितियां ट्रेड के जरिए एक झटके में उलट गई है। शायद हां, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो नए रिश्ते चीन से बनाए, रूस से बनाए, ईरान से बनाए, मिडिल ईस्ट के साथ नए समझौते की दिशा में बढ़े, क्योंकि अमेरिका ने बार बार
ही नहीं, आज भी यह प्रयास किया जहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उसी लाइन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, यानी एक बराबर रखने की कोशिश की। यहां यह समझने की जरूरत अब कहीं ज्यादा है कि दुनिया के बाजार में अमेरिका और चीन व्यापार की दृष्टि से टकरा रहे थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान आर्थिक परिस्थितियों में कभी नहीं टकराए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इकोनॉमी बेहद कमजोर है भारत की तुलना में। अगर आप आंकड़ों से समझना चाहते हैं तो एक बेसिक लाइन समझिए कि दुनिया में चीन जो भी एक्सपोर्ट करता है, जितना भी माल एक्सपोर्ट करता है और जितना भी इंपोर्ट करता है, उसका एक्सपोर्ट लगभग 3.5 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है, और जो वो इंपोर्ट करता है वो 2.25 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लगभग उसको लाभ होता है। जबकि अमेरिका जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है वो 2 ट्रिलियन का लगभग करता है, 2.08 ट्रिलियन, और जो इंपोर्ट करता है वो 3.36 ट्रिलियन डॉलर का, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चीन को लाभ होता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अमेरिका को 1 ट्रिलियन से कुछ ज्यादा, जनवरी में खुद ट्रंप ने कहा था अमेरिका को 1.2 ट्रिलियन का घाटा है। उस इकोनॉमी के सामने भारत की इकोनॉमी कहां चली गई है? भारत कुल मिला के जो एक्सपोर्ट करता है वह 820 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 70 लाख करोड़, और जो इंपोर्ट करता है वो 915 बिलियन डॉलर यानी 78 लाख करोड़ यानी 8 लाख करोड़ का भारत को घाटा है। तो भारत कहीं टिकता ही नहीं है उस ट्रिलियन और इस इकोनॉमी के बीच में। और अगर पाकिस्तान को देखिएगा तो पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सिर्फ 30.65 बिलियन डॉलर यानी 2,65,000 करोड़, बस इतना ही है। और जो वो इंपोर्ट करता है वो ज्यादा करना पड़ता है उसको, तकरीबन 5 लाख करोड़ का यानी 59.88 बिलियन डॉलर का। पहला मैसेज यह है कि क्या भारत जैसे ताकतवर देश के समानांतर कमजोर देश के पीछे अमेरिका खड़े होकर भारत की ताकत को कमजोर कर रहा है? यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज, इस दौर में, शुरुआती दौर में उसने चीन के साथ भी दो दो हाथ करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इसी दौर में, जो युद्ध काल का दौर था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर भी था, इस युद्ध काल के दौर में अपनी टेक्नोलॉजी के आश्रय उसने दुनिया को बताया कि वो किस रूप में अपनी टेक्नोलॉजी से कितना आगे खड़ा है, और उसके बाजार को कोई छीनने की कोशिश नहीं करे, और अमेरिका और चीन में ट्रेड वार थम गया। इसी परिस्थिति के बीच में अगर भारत के भीतर आने वाला अमेरिकी और यूरोपियन कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट हैं, अगर उसको एप्पल की तर्ज पर सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को ही अगर ट्रंप रोकना शुरू कर दे, तो भारत के सामने एक संकट होगा, मुश्किल हालात होंगे। और ये स्थितियां ट्रंप अपने अनुकूल मान रहे हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी मान रहे हैं। तो पहली नजर में तो कोई भी कह सकता है, अपने देश को कोई भी देखेगा और अमेरिका फर्स्ट का नारा है, तो फिर अमेरिका फर्स्ट है तो यहां इंडिया फर्स्ट का नारा भी तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। तो क्या यह एक ऐसे वक्त में भारत आकर खड़ा है जहां पर मुकेश अंबानी सरीखे कॉरपोरेट के आश्रय अमेरिका के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की सोच है, या फिर कॉरपोरेट भी अब अपने मुनाफे और बिजनेस को देखकर आगे बढ़ना चाहता है? और अगर ये दो परिस्थितियों के बीच में सिर्फ एक सस्पेंस की लकीर है, तो अगला सवाल यह भी है कि भारत को इस वक्त अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अपने प्रोडक्शन और अपनी इकोनॉमी को अपने भरोसे, जो मेक इन इंडिया का नारा, नारों के आश्रय देश नहीं चलता है, क्योंकि मेक इन इंडिया में पूरा कच्चा माल चीन का जुड़ा हुआ है। उसके भीतर जो इन्वेस्टमेंट है वो विदेशी कंपनियों की जुड़ी हुई है। भारत के स्ट्रेटेजिक सेक्टर तक में अब वेस्टर्न पैसा जमकर लगा हुआ है, यहां तक कि जो बीमा कंपनियां हैं उसमें भी पैसा लगाने की छूट दे दी गई।
यानी भारत में अब कुछ भी स्ट्रेटेजिक बचा नहीं, क्योंकि भारत इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से निकलकर प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ चुका है। और यह भारत की कॉरपोरेट इकोनॉमी का एक बड़ा रास्ता था जिसको इस दौर में बनाया गया, लेकिन वह जब क्रैक कर रहा है तो क्या दोहा में मुकेश अंबानी की मुलाकात सिर्फ एक मैसेज है संकट से बचने का या संकट के होने का? हमारी टीम ने इस पे थोड़ा सा काम किया, हमें लगता है कि इसको जरा जानकारी होनी चाहिए कि अगर चीन इस दिशा में बढ़ रहा है तो चीन के भीतर खास तौर से टैरिफ वार की जब शुरुआत हुई थी, अगर चीन से वो तमाम कंपनियां बाहर निकलकर आ जाती तो चीन को घाटा सीधे सीधे $1 ट्रिलियन से ज्यादा का हो जाता। उसका बहुत बड़ा लाभ भारत को मिलता, वियतनाम को मिलता या दूसरे देशों में जहां जहां शिफ्ट होते। उसको रोका गया है और यह परिस्थिति बतलाती है कि भारत के सामने संकट कितना व्यापक है, और यह परिस्थिति बतलाती है कि यह वक्त सही वक्त है देश को अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए, और जो देसी राजनीति के भीतर वो धर्म हो या जाति हो उससे हटकर इस देश को उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअलिज्म, क्योंकि दुनिया भर में फैला हुआ भारत का जो दिमाग है वो अमेरिका को भी लगभग 1.5 से 2% की जीडीपी को बढ़ा देता है जो भारत का दिमाग है। वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो जापान हो, वो यूरोपीय यूनियन के भीतर बने हुए देशों के साथ भी भारतीय दिमाग वहां पर चलता है। देश को खड़ा करने की सोचनी होगी, कॉरपोरेट के आसरे नहीं, इस देश के लोगों के आसरे। यह संदेश तो खुले तौर पर दोहा से निकल चुका है। ट्रंप ने बतला दिया है, तय खुद को करना है और तय खुद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।